तैयार हो जाइए नए हफ्ते के एक्शन की शुरुआत के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से भले ही हैं कमजोरी के संकेत, लेकिन रिजल्ट सीजन है पूरे जोरों पर। वीकेंड पे आए हैं ढेर सारे रिजल्ट और आज भी है लंबी लिस्ट। तो बड़े स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए रहिए तैयार। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से बात करेंगे उन रिजल्ट्स के बारे में, किस तरह से आपको बाजार की अप्रोच रखनी चाहिए। नए हफ्ते की शुरुआत है, थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज भी आ रहे हैं। तो सर ये इन सब बातों पर चर्चा करें उससे पहले बता दीजिए आज के बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं। शुक्रवार को अमेरिका में जो कमजोरी दिखी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा 730 अंक लुढ़ककर अमेरिकी बाजार बंद हुए, भारतीय बाजार बंद हुए। तब डर तो था कि अमेरिका में थोड़ा कमजोरी भरा सेशन रहेगा, लेकिन इतनी ज्यादा होगी ये अंदाजा कम था। और इसकी वजह है कि पिछले 3 दिनों में 1.25 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना के अमेरिका में आते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका की घनी आबादी वाले शहरों में और राज्यों में ये कोरोना तेजी से फैलता हुआ दिख रहा है, तो वो चिंताएं अब हावी होती दिख रही है। लेकिन रिजल्ट के लिहाज से वीकेंड बड़ा एक्शन भरा रहा। आईटीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ग्लेनमार्क, लंबी लिस्ट है जिन कंपनियों ने नतीजे अपने पेश किए और नतीजों के दम पर आज आपको एक्शन दिखेगा। जी बिजनेस की एक और एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई एग्जैक्टली जो कहा था वैसा ही हुआ। कार्लाइल ने खरीदा है 20% हिस्सा फार्मा कारोबार में। हमारा अंदाजा था 4000 करोड़ रुपए के आसपास डील होगी, एग्जैक्टली वहीं पर 3700 करोड़ पर डील होती हुई दिखी है। तो ये है आज की कुछ बड़ी अहम ट्रिगर्स। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो कई सारे ट्रिगर्स है जहां पर नजर रखनी पड़ेगी। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स की थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद सब थोड़ी रिकवरी वहां पर आई है। अब वापस 25,000 के ऊपर है डाउ फ्यूचर्स, इस समय 70 अंक ऊपर है। एसजीएक्स निफ्टी भी निचले स्तरों से हल्की सी रिकवरी हुई है। पर जिस तरह से कोरोना के नए मामलों में उछाल देखा है सर पिछले 3 दिनों में देखें तो यूएस में हर दिन 40-45 हजार नए मामले आ रहे हैं। शुक्रवार के दिन तो बल्कि 47,000 नए मामले थे। अब विश्व में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। भारत में 5.5 लाख लोग संक्रमित है। तो किसी भी लिहाज से देखें तो कोरोना को लेकर जो 4-5 दिनों की खबरें हैं सर पॉजिटिव नहीं, और हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि एक चिंता बढ़ रही है। फ्राइडे को एक रिएक्शन भी देखा इसका यूएस मार्केट्स में। पर जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे सर, कितनी बड़ी ये कंसर्न हो सकता है? ये क्या वन ऑफ या थोड़ा सा नियर टर्म ही रिएक्शन है मार्केट्स का, संभाल लेंगे इस खबर को, या फिर जो एक नई लहर की चिंता है अब वो मार्केट्स पर हावी हो सकती है? देखिए, ट्रंप साहब का ट्वीट तो खामोश है, उनका तो कोई रिएक्शन अभी तक आया नहीं कि उन नए और बढ़े हुए मामलों को वो कैसे देखते हैं। उनकी चिंता है ये तो पता नहीं चल रहा ट्वीट से, तो या फिर चिंतित है इसलिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं। दोनों में से क्या सही है वो तो वही जाने। लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो कंफर्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि खासतौर से जिस तरह से मामले बड़े तेजी से आए हैं और जो डर था WHO का भी कि जैसे जैसे आप लॉकडाउन खोलेंगे वैसे वैसे समस्याएं बढ़ सकती है अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ढंग से पालन नहीं किया या फिर एहतियात नहीं रखा। और वो होता दिख रहा है और सब जगह हो रहा है, न सिर्फ अमेरिका में बल्कि हमारे यहाँ भी। अब आप देखिए कल 19,500 मामले अब तक के हाईएस्ट आते हुए दिखे। तो अब तक के हाईएस्ट मामले सबके आ रहे हैं। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें दीप, इसमें कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं कि मामले बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेड क्या है कि कितने बढ़ेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो अब क्या आप 40, 45, 50,000 मामले अगर अमेरिका में हर रोज आते तो उन्हें आप ज़्यादा मानते हैं या नहीं? ये अपना अपना विश्लेषण हो सकता है, अपना अपना अनुमान हो सकता है। इस मामले में आप और हम अंदाज लगाएं उससे बेहतर ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की सरकार क्या सोचती है वो ज़्यादा ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, इन मामलों को देखते हुए क्या वो फिर से लॉकडाउन करने की बात करते हैं, फिर से प्रतिबंध लगाते हैं, फिर से रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ाते हैं? अगर वैसा करते हैं तो चिंता की बात होगी। देखिए, कोरोना जब शुरुआत में आया था तो लोगों को डर इसी बात जब आप देखिए, जब 4000 मामले थे तो हमें डर था, और 4 लाख मामले हैं तो हम आराम से घूम रहे हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमें धीमे धीमे कोरोना के साथ जीने की आदत पड़ रही है, और शुरुआत में जब आता है तो एक वो बड़ा डर होता है, वो डर आपका धीरे धीरे निकलता हुआ दिख रहा है। सिमिलरली वही चीज़ बाजार के साथ भी हुई है। कम मामलों के वक्त बाजार डरा था और ज़्यादा मामलों के वक्त नहीं। लेकिन अब पहली बार पिछले 2-3 सेशन से बाजार ने थोड़ा थोड़ा कोरोना के नए मामलों पर रिएक्शन देना शुरू किया है। हालांकि वो रिएक्शन वैसा शार्प और उतना तेजी वाला नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था, लेकिन हाँ, अब कम से कम बाजार नोटिस करना शुरू कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है कोरोना के मामलों को लेकर। अब बाजार नोटिस करना शुरू कर रहा है और इसको हमें भी नोटिस करना है। अभी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है बाजार के लिहाज से।
कि बाजारों ने नोटिस करना शुरू किया, थोड़े से सावधान हुए हैं, सतर्क हुए हैं, तो आपको कोरोना के मामलों को देखते हुए ऊपरी लेवल पर थोड़ा सावधान रहना है, किसी भी लेवल से बाइंग नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि बाजार के बढ़ने की स्पीड पर ब्रेक लगा सकता है या धीमापन ला सकता है कोरोना, ये तो आपको नजर आ रहा है। लेकिन क्या इन मामलों के चलते बाजार ने टॉप बना दिया है, यू टर्न ले लेगा, तेज गिरावट आ जाएगी? अभी तक तो कम से कम ऐसे संकेत है नहीं। ऐसे संकेत अगर आएंगे तो देखा जाएगा, और वो तब आएंगे जब बाजार कुछ अहम लेवल को तोड़कर ट्रेड करना शुरू करे। जब तक वैसा नहीं होता तब तक चिंता की बात नहीं है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो मजबूती के संकेत, जो एक तरफा रैली आपको लिक्विडिटी की वजह से होती हुई दिख रही थी, उस लिक्विडिटी की रैली पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क जरूर पिछले 2-3 सेशन में आए हैं, क्योंकि अब बाजारों ने रिएक्शन देना शुरू किया है। तो मैं ये कहूँगा दीप, यहाँ पर हमें अगले 2-3 सेशन तक अमेरिका में कोरोना का क्या डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट पर अमेरिकी सरकारों का क्या एक्शन होता है, उनके अलग अलग राज्यों का या अमेरिकी सरकार का, और तीसरा बाजार का रिएक्शन क्या होता है। अगले 2 से 3 सेशन मुझे लगता है कि हमारे बाजारों के लिए और दुनिया भर के बाजारों के लिए बेहद बेहद निर्णायक होंगे, और वो बाजार की चाल तय करेंगे और बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे कि हमें कोरोना से डरकर टॉप बनाकर वापस से नीचे आ जाना है, या फिर यहाँ से कंसोलिडेट कर थोड़ा वक्त बिताकर फिर से हम और 11,000 की तरफ की तैयारी करेंगे या 24-25,000 की तरफ बैंक निफ्टी की तैयारी करेंगे। इसका जवाब अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन 3 की पॉइंट है, वो मैं आपके सामने रखा हूँ। पहले, मामले कितने आते हैं, दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस क्या कुछ बढ़ाए जाते हैं, तीसरा, अमेरिका की अथॉरिटीज़ के बयान क्या होते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट वाली होगी अगले 3 दिनों के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, किस तरह से कोरोना की चाल रहती है और उसका मार्केट्स पर क्या रिएक्शन रहता है, और ऑफ कोर्स यहाँ से मार्केट्स क्या करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, करेक्ट करेंगे, या फिर एक और अप मूव आएगा। तो सर, इसी पर चर्चा करते हैं, और जिस तरह का सेटअप है, नए हफ्ते की शुरुआत है, कुछ अहम अर्निंग्स भी आने वाली हैं, कुछ अहम अर्निंग्स का रिएक्शन भी है, तो आज की बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? दीप, ग्लोबल मार्केट के संकेत मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, और जो संकेत मैंने बोले उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। अब तक ग्लोबल रैली जो चल रही है वो लिक्विडिटी की वजह से चल रही है। लिक्विडिटी है, पैसा है, और आपके पास बहुत जगह नहीं है पैसा लगाने के मौके आप लगाएंगे, और दाम आकर्षक रहें इक्विटी के। दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि अब इक्विटीज के दाम उतने आकर्षक रहे नहीं हैं, और लिक्विडिटी आपको तब तक बाजार में आती दिखती है जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आज जो शेयर मैं खरीद रहा हूँ कल वो उससे सस्ता नहीं मिलेगा या महंगा मिलेगा। अगर ये कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का, फंड मैनेजर्स का या ट्रेडर्स का हिले, तो फिर ऐसे में आपके लिए ऊपरी स्तरों पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल भी इन बातों का ये मतलब मत निकालिए कि बाजार टॉप बना चुका है, नीचे जा रहा है। मैं अब भी बाजार पर बुलिश हूँ, गिरावट में खरीदारी की राय दे रहा हूँ, लेकिन आपको पहली बार पिछले 2 हफ्तों में पहली बार सावधानी का संकेत आया है, और सावधानी का संकेत कहीं बाजार के लेवल से नहीं आया है। कोई ऐसा लेवल बाजार नहीं तोड़ रहा जिससे कि आपको सावधान होना चाहिए। आपको सावधान सिर्फ कोरोना के मामलों से होना चाहिए कि पिछले 2 महीनों की तरह अगर अब भी ग्लोबल मार्केट्स कोरोना को नज़रअंदाज करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। तो आपकी जो लिक्विडिटी है वो आपके पास है, पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटिमेंट मजबूत है, तेजी चलती रहेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर बाजारों ने ये सोच लिया कि नहीं, अब हमें कोरोना फिर से देखना चाहिए, और ये बाजार किस दिन मूड बदलेंगे, किस दिन कहेंगे, ये हमें कहकर नहीं बताएंगे, लेकिन संकेत हमें आते दिख रहे हैं। इन संकेतों के दम पर हमें सावधान रहना है। इसलिए ग्लोबल मार्केट के संकेत नेगेटिव है, एफआईज के संकेत नेगेटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत आज के लिए आप पॉजिटिव मानकर चलिए, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है, इनमें कहीं कोई बदलाव नहीं। ये आज के संकेत हैं दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए आज के संकेत हैं। डीआई एक्शन काफी स्ट्रांग रहा है, उसके बारे में भी सबसे चर्चा करेंगे। और ट्रेंड, सर आपने कहा अभी तक पॉजिटिव है, तो अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो फिर कौन से अहम स्तर हैं जिन पर आपकी नजर है? बहुत ज्यादा बदलाव वैसे है नहीं शुक्रवार की और आज की रेंज में। 10,175, 10,250 निफ्टी पर दिन के लिहाज से मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आज दिन के दौरान मिलता तो एक बार आप खरीदारी कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। ये रेंज आसानी से टूटेगी नहीं। लेकिन अगर फर्ज करें ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाए, किसी वजह से आपको ये रेंज टूटती हुई दिखे, तो 10,075, 10,125 फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। दीप, मैं जिन लेवल्स की बात कर रहा था वहाँ 2 लेवल आपको और बताना चाहता हूँ। बाजार में कमजोरी का पहला संकेत
कमजोरी का पहला संकेत या बाजार थक रहा है, अटक रहा है, रुक रहा है, ये तब मिलेगा जब बाजार 10,200 10,250 के नीचे बंद हो। सेफर साइड पर आप 10,200 मान लीजिए। 10,200 के नीचे बंद हो तो आपको पहला संकेत सावधानी का पड़ना है, और 10,000 के नीचे बंद हो तो आपका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव से न्यूट्रल होता हुआ दिखेगा। तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का यही तरीका है कि आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के नीचे बाजार ट्रेड करे तो बाजार का ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा, और वो लेवल 10,000 का है आपके लिए। यहाँ से 350 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे है, और 10,200 10,250 की रेंज से नीचे बंद हो तो पहला सावधानी का संकेत आएगा, और 10,200 के नीचे बंद होने पर ये कमजोरी का संकेत आएगा। 10,500 के ऊपर बंद होने पर आपको 300 से 500 पॉइंट की तेजी के लिए बाजार और तैयार होते हुए दिखेंगे। तो ये निर्णायक तौर पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी एक दिन ऐसे ही बंद हो गया और हम मान लें कि वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वॉल्यूम के साथ और पूरे दिन भर ट्रेड करके या 1-2 दिन बंद हो, वो अपना जजमेंट जरूरी है कि किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे, लेकिन कमोबेश ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए। जहाँ तक ऊपरी रेंज का सवाल है, 10,375 10,400 आज की ऊपरी रेंज है, और अगर इसके पार निकलकर ऊपर की तरफ बाजार आज या इस हफ्ते में आगे ट्रेड करते हुए दिखे तो 10,475 10,550 वो रेंज है जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और वहाँ पर बाजार आता है तो आपको तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना चाहिए। आराम से नीचे मिलेगा फिर से लीजिएगा। बैंक निफ्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल है आज दीप 21,325 21,425, ये मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और अगर ये लेवल नहीं टूटता तो यहाँ से एक बढ़िया बाउंस आने के चांस बैंक निफ्टी में बन सकते हैं। लेकिन 21,325 21,300 के नीचे ट्रेड शुरू किया तो फिर आगे बड़ा सपोर्ट जो आता है बैंक निफ्टी पर वो 20,900 21,000 के बीच में आता है। उसके पहले कोई सपोर्ट आपके पास नहीं है, तो 20,900 21,000 रॉक बॉटम सपोर्ट मान सकते हैं, और दिन के लिए 21,325 21,425। ऊपरी स्तरों पर 21,800 21,950 मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, जो सप्लाई जोन कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जोन कर ले। 21,700 से ही वो शुरू हो जाता है। बेसिकली 21,700 के ऊपर से ही प्रॉफिट बुकिंग का मूड लोगों का बनना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर इसके पार निकल कर टिके और ग्लोबल मार्केट्स में बढ़िया रिकवरी तेजी आ जाए तो 22,250 22,450 बैंक निफ्टी पर वो गोल्डन लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, बैंक निफ्टी से तेजी की पोजीशन से भी निकलना है और शॉर्ट भी करना है। ये ध्यान रखिएगा, 22,250 22,450 परफेक्ट सेल जोन है, यहाँ पर आए तो मिस नहीं करना है, बेचने की पोजीशन बनानी ही बनानी है या तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना ही है। पुट कॉल रेशियो 1:33 पर है। सीरीज की शुरुआत में थोड़ा नीचे आया है, पहले ही दिन सीरीज थोड़ी सी ढीली रही तो उस हिसाब से ट्रेडर्स थोड़े सावधान हुए, अपनी पोजीशन कम किए। विक्स डाउन हुआ है 3%, जो कि संकेत ठीक है बाजार के लिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहा आज के लिए सेटअप, और जिस तरह से आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है ऊपरी स्तरों पर भी और सपोर्ट पर भी। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं सर तेजी की या मंदी की, उन्हें आज क्या ध्यान में रखना चाहिए? 10,250 ये आपके लिए तेजी की पोजीशन पर इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी दोनों स्टॉप लॉस आप 10,250 का रखिए। क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट। 10 पॉइंट आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे रख लें। 10,244 आता है एक्चुअली, तो आप 10,240 समझ लें, बस उतना समझ लें, 10 पॉइंट नीचे ले लें बस। 21,300 बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर स्टॉप लॉस है, और अगर आपको बहुत सेफ चलना है तो 21,250 कर लें, 50 पॉइंट और ले लें। 10-15 पॉइंट 50 पॉइंट निफ्टी बैंक निफ्टी पर, इतना आपको अपने दिमाग से एडजस्ट करना जरूरी है। शॉर्ट पोजीशन पर इंट्राडे में स्टॉप लॉस है 10,400, क्लोजिंग बेसिस पर 10,500 के ऊपर बंद हो तो आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन में नहीं रहना है, ये याद रख लीजिए। और इंट्राडे में 10,400 पार कर ले अगर आज तो शॉर्ट नहीं रहना है, ये भी ध्यान कर लीजिए। बैंक निफ्टी 21,800 के पार निकले दिन के दौरान शॉर्ट तुरंत प्रभाव से काट लीजिए। 21,800 के ऊपर बंद होने के संकेत दे, किसी से पूछेगा मत, शॉर्ट काट के जाइएगा। सिंपल चीज़ है, ये आपके लिए लेवल्स हो गए। दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपकी जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, किस तरह से आपको अपनी पोजीशंस पर ध्यान रखना चाहिए। नई पोजीशंस के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे आज सर? नई पोजीशन के लिए दीप मैं खरीदना चाहता हूँ 10,200 10,250 की रेंज में अगर खुले। अभी 10,275 एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, अगर फर्ज करें 10,250 के आसपास खुल जाए हमारा बाजार, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं उन लेवल के आसपास से खरीदने का मूड बनाऊंगा। मेरे लिए 10,200 10,250 परफेक्ट बाय जोन है, और अगर आपके शॉर्ट है तो एक बार आप शॉर्ट भी काट लिए। देखिए कमजोरी है, पैनिक नहीं है। कहाँ पैनिक दिख रहा है? 125 150 पॉइंट हांगकॉन्ग नीचे है,
कोई बड़ी बात नहीं है। निक्केई हल्का सा कमज़ोर है, कोई बड़ी बात नहीं। डाउ फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में है, तो कहीं ऐसा पैनिक वाली बात नहीं है। आप है ना, इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि सैटरडे फ्राइडे शाम से ही ट्विटर पे लोगों ने तहलका मचा रखा है। ब्लैक मंडे, ये मंडे, वो मंडे, पता नहीं क्या क्या, मंडे को सुबह ये हो जाएगा, 730 ये डाउ तो गया। अरे भाई शांति तो रखो, सैटरडे संडे निकलने दो, सोमवार सुबह कहाँ जाने, सोमवार सुबह होगी, फ्राइडे शाम को सोमवार सुबह नहीं हो जाती है। आराम से रुकिए, मार्केट देखेंगे। मुझे इतने मैसेज आते हैं कि अब सोमवार को क्या होगा। अरे सोमवार को होगा, मार्केट खुलने के पहले पता चलेगा। पैनिक तेजी होगी तो अनाप शनाप ऐसे मतलब ट्वीट शुरू हो जाएंगे कि जैसे मतलब है ना, आज ही मार्केट खुल जाए सैटरडे संडे को सब ले लें, और मंदी में ऐसे सोचेंगे कि आज ही खोल के सब बेच दें। तो आराम से ठंडे भाव से बढ़िया, ये वीकेंड पे बड़ा मुंह आता है तो लोग है ना पचा पाते हैं आराम से। अगर यही वीकडे में और नेक्स्ट डे खुले तो आपको ज़्यादा है ना सेटल होने का टाइम नहीं मिलता है। तो 730 पॉइंट की हो गई कमजोरी, कहाँ पैनिक है। अगर 730 पॉइंट आपका डाउन नीचे है और हम सिर्फ 50-60 पॉइंट एसजीएक्स पे नीचे हैं, तो कहाँ पैनिक है। इतना तो बनता है बस। तो कोई ऐसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमजोरी है बाजार में ग्लोबल संकेत के मुताबिक, लेकिन आपको डरने घबराने की और ये मतलब वो रणछोड़ दास बनने की जरूरत नहीं कि सब छोड़कर भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से शांति से मार्केट को ऑब्जर्व करिए। अब जहाँ तक पोजीशंस का सवाल है, 10-200 10-250 की रेंज में आपको खरीदना है। 10-175 आपका स्टॉप लॉस होगा। 10-300 10-350 10-400 और 10-475 ये टारगेट होंगे आपके लिए ऊपर की तरफ के निफ्टी पर। बेचना जो चाहते हैं, अब दो चीज़ें, या तो आप ऐसे ही सोचो कि खुलते ही मैं बेच रहा हूँ, तब तो आपका 10-400 स्टॉप लॉस बन जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुलते, अब अगर 75 पॉइंट नीचे खुले तो वहाँ बेचना थोड़ा रिस्की रहेगा। आपके लिए बेचने की अच्छी जगह है 10-375 10-475 की रेंज में। जितना 10-475 के नज़दीक बेच पाए उतना बढ़िया। 10-550 आपका स्टॉप लॉस होगा। 10-325 10-275 और 10-250 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। जो लोग बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं, 21-250 21-425 की रेंज में आपको चांस लेना चाहिए। अगर आपको 3 लोट खरीदना है, 21-425 पे पहला खरीदिए, 21-325 पे दूसरा खरीदिए और 21-250 पे तीसरा खरीदिए। लेकिन 9:08 पर कहाँ खुल रहे हैं वो ज़रूर सुन लीजिएगा। वहाँ पर मैं और रिफाइंड आपको बता पाऊँगा एग्जैक्ट लेवल के हिसाब से। अभी 8:15 का एनालिसिस अलग होता है और 9:08 का एनालिसिस में थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ रियलिस्टिक लेवल आपके सामने है। ठीक है, 21-150 आपका स्टॉप लॉस होगा। 21-600 700 800 और 21-950 तक के बड़े टारगेट्स बन सकते हैं अगर तेजी फिर से आती है तो। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, दो तरीके, एक तो 21-800 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बेच दो और 21-425 325 250 इस रेंज में अगर आ जाए तो वहाँ काटना है। दूसरा तरीका ये कि आप इंतजार करें, अगर गैप से न खुले तो 21-800 21-950 परफेक्ट जोन है जहाँ आपको बेचना चाहिए। 22,050 का स्टॉप लॉस है। 21-700 21-600 21-500 तीन टारगेट के लिए दीप यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। और एफएनओ में कोई बैन में कोई भी स्टॉक नहीं है, शांति है। अभी सीरीज का पहले ही दिन था तो कोई बैन में आया नहीं है अभी तक। बिल्कुल, अब जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है देखते हैं किस तरह के स्टॉक्स का बैन में एक्शन रहेगा। पर जैसे कि अनिल जी ने कहा, गैप डाउन हो तो फिर वहां पर फ्रेश शॉट आप मत क्रिएट करिए। 9:08 की कमेंट्री का आप इंतजार करिए, वहां पर आपको एक्चुअल लेवल्स ओपनिंग के बेसिस पे बता सकेंगे कि आप क्या स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। पर दोनों तरफ के ट्रेड आपको आज भी बाजार में मिल सकते हैं। सर, डेटा की बात करें तो एफआईएस की तरफ से तो हमने सेलिंग देखी, बट डीआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी देखी है सर हमने। अरे दीप, एक तो है ना आजकल इतने एडजस्टमेंट, इतने ब्लॉक्स होने लग गए हैं कि एग्जैक्टली डेटा आपको निकालना बड़ा मुश्किल काम है कि ब्लॉक में किसने खरीदा कितने बेचा है। तो अब बहुत ज़्यादा उसमें घुसे बगैर हम एब्सोल्यूट नंबर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 1300 करोड़ की खरीदारी बढ़िया है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। 753 करोड़ के कैश में स्टॉक बेचे हैं एफआईज ने, और स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 350 करोड़ के खरीदे, मतलब नेट 400 करोड़ की बिकवाली हुआ है और लगभग 190 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। इसलिए मैंने एफआईएस के डेटा नेगेटिव से न्यूट्रल साइड में है और डीआईएस के डेटा बड़े दिनों बाद 4 डिजिट में आए तो अच्छे डेटा कहे जाएंगे, ये डेटा ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप की, वो सीरीज की शुरुआत में पहले दिन एक तो 11 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं निफ्टी में, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, डिस्काउंट 43 पॉइंट से बढ़कर 65 पॉइंट आ गया है, तो डिस्काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बैंक निफ्टी में पहली दिन ओपन इंटरेस्ट घटा है, ये इंटरेस्टिंग है, 1 लाख शेयरों से घटा है और डिस्काउंट 66 पॉइंट से बढ़कर 130 पॉइंट आ गया है। इसका मतलब ये कि ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है।
नो डाउट डिस्काउंट में थोड़ा हाथ डिविडेंड का भी है, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके डिविडेंड्स होंगे, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस की कमी तो है। अब आज के लिए वायदा कारोबार के लिए आज से आपके लिए निर्णायक लेवल होता है 10,300, जहाँ पर 16 लाख शेयर पुट में है और 13 लाख शेयर कॉल्स में। तो एक्चुअली आप देखें ना, 10,300 के नीचे आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छे, और आपको याद होगा शुक्रवार को मैंने वही रेंज दी थी 10,300 10,400, इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलने दें फिर कॉल लें, और न 10,300 के बाहर निकल कर टिका, न 10,400 के बाहर। 10,311 लो था, 10,409 हाई था। आज भी मुझे वही लगता है 10,400 के ऊपर आपको तेजी का पहला संकेत आएगा, 10,300 के नीचे दिन के लिए कमजोरी का पहला संकेत आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप 10,300 के नीचे खुलेंगे, तो मुझे लगता है दिन भर 10,300 10,400 की रेंज पर नज़र रखिए। इस रेंज के बाहर जिस तरफ बाजार निकले 50 से 75 पॉइंट और आपको मूव देगा, यानी कि 10,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आपको 50 से 75 पॉइंट और नीचे 10,225 10,250 मिलेगा। 10,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया 10,450 10,475 तक जाने की ताकत रहेगा। लेकिन अभी के संकेतों को देख के पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस 100 पॉइंट की रेंज में ही बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे। ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी में 21,500 छोटा सा कश्मकश वाला लेवल है, बल्कि इनफैक्ट 21,425 ज़्यादा है। तो आपको 21,425 के नीचे ही सोचना है कि कमज़ोर है। 21,400 21,425 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 22,000 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, वो साफ दिख रहा है। 5 लाख शेयर कॉल्स में वहाँ पर हैं और ज़्यादा पोजीशन अभी भी बैंक निफ्टी में है नहीं। इनफैक्ट सीरीज़ के पहले दिन भी उल्टा ओपन इंटरेस्ट कम ही हुआ है। तो 22,000 के आसपास आप रुकेंगे और 21,000 के आसपास फिर अगला मजबूत सपोर्ट है। तो डेटा कम है तो बैंक निफ्टी में जो मैंने लेवल पहले दिए वही सही है। 21,250 21,325 21,425 सपोर्ट जोन है, 21,800 21,950 22,050 ऊपरी रेंज है। जी दीप, ये आपके लिए लेवल्स हो गए सारे के सारे। बिल्कुल, तो ये कुछ अहम लेवल्स हैं दोनों तरफ के जो जिन पर आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर इन लेवल्स को क्रॉस करा जिस भी तरफ तो फिर एक थोड़ी सी बड़ी मूव आप देख सकते हैं, बट वैसे रेंज बाउंड एक्शन रहना चाहिए। चलिए देखते हैं किस तरह का एक्शन रहेगा। पर आज अनिल जी की तरफ से स्टॉक ऑफ द डे रिकमेंडेशन भी है, जान लेते हैं वो क्या है। बताएं सर। दीप, पीरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स खरीदने की राय है। जो डील हुई है वो अच्छी है ग्रुप के लिए। ग्रुप के लेवल पर अगर पैसा आता है तो थोड़ा बैलेंस शीट और मजबूत होगी। फंड रेजिंग कर पा रहे हैं इस माहौल में भी। हालांकि बहुत महंगे भाव में इक्विटी नहीं बेची है, ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस बहुत अच्छे दिए, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूएशंस हुए इन्हें भी मिले हैं। लेकिन फिर भी इस माहौल में आप इक्विटी रेज कर पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा जो कहना चाहिए कि अचीवमेंट है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा और तेज़ी दिखा सकता है। दिक्कत एक है कि थोड़ा स्टॉक 1150-1200 के लेवल से चला हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 1325 के स्टॉक से एक चांस लिया जा सकता है खरीदने का। 1380-1400 ये दो टारगेट पहले होंगे। और बहुत अगर बाजार का मूड ठीक रहा और स्टॉक में और खरीदारी री रेटिंग अगर कोई करता है तो फिर 1440 तक के बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर तेज़ी हो सकती है। मेरी राय यही होगी कि देखें कहाँ खुलता है और कितने गैप के साथ खुलता है, उसके बाद डिसाइड करें। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 1325 का ज़रूर रखें। ये राय होगी आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स को खरीदने के लिहाज से। जो कार्लाइल ने 3700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए इनके फार्मा बिजनेस में 20% हिस्सेदारी के लिए, ये अच्छा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। जी दीप। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको याद रहना चाहिए ये खबर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आपको जी बिजनेस पर ही दी गई थी पिछले हफ्ते। अब उस पर मुहर लग गई है। कार्लाइल फार्मा बिजनेस में स्टेक खरीद रहा है पीरामल के। तो चलिए, पीरामल एंटरप्राइजेस का फ्यूचर्स आज का स्टॉक ऑफ द डे है। देखते हैं किस तरह से स्टॉक में मूवमेंट आएगा। बट कई सारे और स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर, नतीजों के दम पर और ब्रोकरेज एक्शन पर आज ट्रेड में रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। जान लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। मानसी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज भी कैश स्पेस की एक लंबी लिस्ट है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। चुनिंदा नतीजे बता रही हूँ जो आज आने वाले हैं। CSC, सेंट्रल बैंक, फोर्स मोटर्स, हिंदुस्तान कॉपर, RVNL,
थंगमहिल ज्वेलरी जैसी कई सारी कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगी। फिनिक्स मिल्स इक्विटी रेजिंग को लेकर आज एक बोर्ड बैठक होने जा रही है जिस पर नजर रहेगी। शुक्रवार और वीकेंड के दौरान जो कई सारे नतीजे आते हुए दिखे बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को और वीकेंड में, वो बता रहे हैं आईटीसी देखिए अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं। आय में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मार्जिन अगर देखें 38% तक इंटैक्ट रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर करीब 9% की बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन इनके सिगरेट वॉल्यूम्स में 6.5% की गिरावट, एफएमसीजी रेवेन्यूज में करीब 2.7% की गिरावट, होटल्स में 8.6% और एग्री बिजनेस में 10% की गिरावट देखने को मिली है। सिगरेट बिजनेस में कमजोरी का अनुमान हम लगाकर जरूर चल रहे थे, लेकिन जितना अनुमान था उससे ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। कोल इंडिया कंपनी के नतीजे कमजोर ही हैं। आय की अगर बात करें 4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। मार्जिन 28.8% से 24.4% पर जाते दिखे हैं। वहीं इनके एफएसए रियलाइजेशन की बात करें तो 1445 प्रति टन देखने को मिल रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स 14,408 पर देखने को मिल रहे हैं, 162% की यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। ई ऑक्शन एफएसए रियलाइजेशन में नरमी से नतीजे कमजोर देखने को मिल रही है। 23% की गिरावट कंपनी के मुनाफे के फ्रंट पर हम देख रहे हैं। एनटीपीसी कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। आय की अगर बात करें 28% की बढ़त यहां पर देखी है। मार्जिन 22% से 27% पर जाते हुए दिखे हैं। मुनाफा हालांकि 71% गिरता जरूर देखने को मिल रहा है। एफएनओ स्पेस की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा के नतीजे भी आए, अनुमान से अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यूज 8% बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी के मार्जिन 14.2% से 16.8% पर रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर 162 करोड़ से 220 करोड़ कंपनी ने मुनाफा देखा है। एडजस्टेड पैट की अगर बात करें 162 करोड़ से 187 करोड़ पर जाता दिखा है, जबकि हमारा अनुमान 171 करोड़ का था। नाल्को की अगर बात करें वैसे तो नतीजे कमजोर हैं, लेकिन हमारे अनुमान से बेहतर हैं। देखिए आय 30% गिरी है। मार्जिन 18.7% से 10.7% पर जाते हुए देखिए, हमारा अनुमान 5.3% गिरने का था। मुनाफे के फ्रंट पर 56% की गिरावट देखने को मिली है, जबकि हम अनुमान लगा रहे थे कि 90% गिरावट हो सकती है। तो नतीजे कमजोर जरूर हैं, हमारे अनुमान से ठीक है। सन टीवी कमजोर नतीजे, आय करीब 11.7% गिरी है। मार्जिन 68% पर इंटैक्ट रहे हैं। मुनाफे में 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। फाइन ऑर्गेनिक्स अच्छे नतीजे, यहाँ पर कंपनी की आय 13% तक बढ़ी है। मार्जिन 20% से 23% जाते हुए दिखे हैं। और मुनाफा आप देखिए 27% से 35% तक 27 करोड़ से 35 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। केपीआर मिल्स का नतीजे कमजोर हैं। यहाँ कंपनी की आय 8% गिरी है। मार्जिन 16.8% से 15.7% रहे हैं। मुनाफा 86 करोड़ से 81 करोड़ यानी कि करीब 6% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर भी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं जहां पर फोकस रहेगा और कुछ और नतीजे कुशल के पास हैं। और आपको बता भी दें, बस कुछ ही देर में हमारे साथ वरिंदर बंसल भी जुड़ने वाले हैं रिजल्ट एक्सरे के लिए। नतीजों पर डिटेल चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, किस फैक्टर पर आपको फोकस करना चाहिए, सभी चीज़ों को आपको डिटेल में बताया जाएगा। बस कुछ ही देर में वरिंदर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर उससे पहले कुशल से भी मैं पूछना चाहूँगा, कुछ और नतीजे हैं जो और हमें फोकस करने चाहिए। बताइए कुशल, कौन से हैं ये नतीजे? गुड मॉर्निंग दिपांशु। एनएचपीसी पर फोकस कीजिए। नंबर्स बेहद कमजोर आए हैं। मुनाफा जो है 60% गिरकर 240 करोड़ आया और मार्जिन भी 52% से घटकर 33% पर आते हुए दिखे। पूर्वांकरा रियल एस्टेट स्पेस से नंबर्स पूरे खराब साइड पर देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा पूरा साफ होता दिखा है। करीब 40 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल और इस बारी ऑलमोस्ट 40 लाख का ये जो है मुनाफा पे कन्वर्ट हो गया है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन जो है वो हल्के से इंप्रूव भले ही होते हुए नजर आए हैं, करीब 80 बेसिस पॉइंट। साथ ही अगर आप देखें ओवरऑल साउथ इंडियन बैंक नंबर्स अच्छे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें पर्टिकुलरली एनएनपी जो है वो इनके इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। पर ऑन द फ्लिप साइड जो है 70 करोड़ का मुनाफा था कंपनी का, अब वो घाटे में आती हुई दिखी है 140 करोड़ का। तो आप नंबर जो है मिले जुले कह सकते हैं। रुचि सोया नंबर जो है कमजोर साइड पर दिख रहे हैं। इनका इनफैक्ट इनका 32 करोड़ का जो घाटा था वो अब 41 करोड़ हो गया है। और साथ ही कंपनी का जो काम माफ कीजिएगा रेवेन्यू जो है वो 7% गिरता हुआ नजर आया है। एपेक्स प्रोजन नंबर जो है इनके जो है थोड़े से पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल रहे हैं। 8.4 करोड़ से बढ़कर मुनाफा अब 9 करोड़ हो गया है और साथ ही कंपनी की मार्जिन 8.8% से बढ़कर 9.5% हो गई है। एरिस लाइफ साइंस यहाँ पर भी फार्मा स्पेस से कंपनी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है। मुनाफा 54 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ हुआ है और साथ ही कंपनी की मार्जिन
29% से बढ़कर 31%। तो ऑपरेशनल भी नंबर्स अच्छे रहे हैं। EIH अगर आप देखेंगे तो नंबर्स जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं आप। इनका मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 33 करोड़ भले ही हुआ है, पर इनके जो मार्जिन है 27% से घटकर अब केवल 21% रह गई हैं। भारत गियर्स यहाँ पर मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी है। करीब 40 लाख का इनका मुनाफा था पिछले साल, अब करीब 2.25 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया और मार्जिन में भी करीब 3% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ढेर सारे नतीजे हैं जहां पर आप आज रिएक्शन देखने वाले हैं। इसके अलावा खबरों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए और वो लिस्ट तैयार है पूजा के पास। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक और नंबर है मेरे पास ऑयल इंडिया का। नंबर्स कंसो आधार पर कमजोर नजर आ रहे हैं। आय में 12% की गिरावट और कामकाजी मुनाफे में भी इस बार कमजोरी ही देखने को मिल रही है। कुछ खबरों में बजाज ऑटो पर नजर रखें। औरंगाबाद इकाई में कोविड-19 के चलते 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और 140 कर्मचारी संक्रमित हैं। 2 दिनों के लिए ये प्लांट शटडाउन करने की भी बात की गई थी। IDBI बैंक 595 करोड़ में करीब 27% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। इनके जो फेडरल IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है उसमें, और जिसमें कि फेडरल बैंक की हिस्सेदारी अब बढ़कर 30% हो जाएगी। कैडिला जाइडस और वर्कहार्ट पर भी नजर रखिए। भारत में कोविड-19 इलाज के लिए डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है, जिसमें कि इन कंपनियों का भी कारोबार है और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये मंजूरी मिली है। आंध्र पे पर कुछ फंड एक्शन हुए। SBI म्यूचुअल फंड ने OFS के माध्यम से करीब 7.88% हिस्सेदारी खरीद ली है कंपनी में 25 जून को, और ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट की तरफ से भी कुछ खरीदारी हुई है। करीब 5 लाख शेयर्स की हिस्सेदारी करीब 1.25% है। वरुण बेवरेजेस प्रमोटर ने 15 लाख शेयर 685 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर बिकवाली की है। और गुजरात पिपावा पोर्ट्स में भी प्रमोटर एक्शन हुए हैं। प्रमोटर ने करीब 48 लाख शेयर्स 90 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर खरीदे हैं। इसके अलावा मंगलम सीमेंट में भी प्रमोटर ने 24 जून को करीब 3.5 लाख शेयर्स की खरीदारी की। IOL केमिकल्स में प्रमोटर्स ने खरीदारी की है 25 जून को करीब 4 लाख शेयर्स की। और डॉक्टर लाल पैथ लैब में भी प्रमोटर्स की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है और यहाँ पर 23 जून को 2 लाख शेयर्स की बिकवाली हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। बिल्कुल, तो ढेर सारा प्रमोटर एक्शन एक बार फिर से आपको देखने को मिला है। चलिए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? नतीजे आए थे, वहां पर रिपोर्ट्स आते हुए दिखे हैं। CLS से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 220 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 232 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 5% ऊपर की आती है। साथ ही जून के महीने में सिगरेट कारोबार में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। अब ऑलमोस्ट 85 से 90% प्री कोविड स्तर पर बिक्री पहुंच चुकी है सिगरेट की, जो आगे जाकर एक काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया जेफरीज ने। उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 240 रुपए के लक्ष्य के लिए। कॉन्कोर पर नजर रखिएगा। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई है। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 470 रुपए के लक्ष्य के लिए और इन्होंने इस वित्त वर्ष के EPS के अनुमान में लगभग 54% की कटौती कर दी है। वहीं नोमिरा थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ाकर 565 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि वित्त वर्ष 2022 से वॉल्यूम ग्रोथ में काफी बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। NTPC फोकस में रहेगा। नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 125 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि लोअर यील्ड से री रेटिंग होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं। CLSE ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब खरीदारी की राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 1800 से घटाकर 1570 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि लोअर ऑक्यूपेंसी रेट्स के चलते अर्निंग्स पर आगे जाकर भी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 1899 रुपए के लक्ष्य के लिए और क्रेडिट स्विस ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1600 रुपए के लक्ष्य के लिए। अशोक लेलैंड पर CLSE की रिपोर्ट आई है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 53 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे प्रोडक्ट मिक्स के चलते आय अनुमान से बेहतर देखने को मिली और आखिर में इमामी पर रिपोर्ट आई। क्रेडिट स्विस की आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 260 रुपए के लक्ष्य के। ये कह रहे कि अनुमान के मुताबिक नतीजे कमजोर देखने को मिले। ओके, तो ये है वो तमाम रिजल्ट्स जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन। आइए अब एक्शन को आगे बढ़ाते हैं और जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने आज से रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस वरिंदर रिजल्ट एक्सरे। आइए करते हैं शुरुआत।
और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पेंटोमेथ फंड मैनेजर्स के वरिंदर बंसल, जो कि नतीजों पर, कंपनियों की परफॉर्मेंस पर, बैलेंस शीट पर और एक्सेल शीट पर ज़बरदस्त महारत रखते हैं और कोई भी नतीजों का आंकड़ा, डेटा उनकी नज़र से छुप नहीं सकता। तो आज से वो हमारे लिए इन तमाम कंपनियों के एक्सरे करेंगे जिनके रिजल्ट्स आए हैं। तो वरिंदर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि आपका पहला प्यार बैलेंस शीट पढ़ना और दूसरा एक्सेल शीट बनाकर उन आंकड़ों की चीर फाड़ करना, तो अब उसको हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक पहुंचे और हमारे दर्शकों को भी उसका फ़ायदा मिले। तो हम आज से जो भी रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे एक दिन पहले, उसकी हम पूरी एनालिसिस आपको वरिंदर के साथ करते हुए दिखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। और दूसरा ये कि अब शुरुआत करते हैं हम आपके बेहतरीन रिजल्ट्स, जो आपकी लैंग्वेज में जो आप कहते हैं कि बड़ा पटाखा रिजल्ट आया है, तो आज के पटाखा रिजल्ट्स कौन से, सबसे पहले वो बताइए। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, 3 महीने बाद आपने मुझे शर्ट पहनाई तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। क्या बात। जैसे आपने बोला कि पटाखा रिजल्ट, पटाखा रिजल्ट का हमारा कॉन्सेप्ट है कि 1 नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए और दूसरा वैल्यूएशन बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार क्या होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है बट वैल्यूएशन ऐसा होता है 30-40 टाइम पे होता है, तो वो मौका होता है सबको बेचने का। सो इंपॉर्टेंट इज बहुत अच्छे रिजल्ट्स बट वैल्यूएशन बहुत अच्छा। सो मेरी लिस्ट में जो पहला नाम आ रहा है वो वेस्ट कोस्ट पेपर्स है, जिसमें सेल्स 40% बढ़ी है, पैट डबल हो गया है। इंपॉर्टेंटली सर, ये 4 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, 27% आरओसी है, बुक वैल्यू से कम कर रहा है, डेट इक्विटी 0.5 टाइम्स है और प्लेज नहीं है। इसका एक सब्सिडरी है आंध्रा पेपर्स, आपको याद होगा वो इंटरनेशनल पेपर था, राइट, जो वेस्ट कोस्ट ने लिया था। उसका उसमें क्या था, उसमें 92% प्रमोटर होल्डिंग था, 72% वेस्ट कोस्ट का है, 20% इंटरनेशनल पेपर का पड़ा था, जिसका ओएफएस आया था। इवन आंध्रा पेपर में सर कल क्या हुआ है, 25 तारीख को एसबीआई ने लगभग 8% स्टेक लिया है और आर के दमानी साहब ने कल 5 लाख शेयर आंध्रा पेपर में लिए है। सो मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो है आज के डेट में वेस्ट कोस्ट और आंध्रा पेपर देखने लायक है। दूसरा कंपनी जो बहुत अच्छा नंबर मेरे हिसाब से है वो है हडको। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके नंबर इतने अच्छे कहाँ से आए हैं, बिकॉज इस स्पेस में सेल्स 28% ऊपर जाना, प्रॉफिट 90% ऊपर जाना, बुक वैल्यू इसकी 60 रुपए है और स्टॉक कुछ 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। जीएनपीए इसका 3.8% था वर्सेस 5%। सब रेशियोज जो भी इंटरनल रेशियोज मिलाऊं, बहुत अच्छी रेशियोज आई हैं इसकी। एसेट अंडर ग्रोथ हुआ है क्वार्टर सेल्स, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। तो हडको इज अनदर पटाखा फॉर अस। जो गुड नंबर्स आए हैं, जो अच्छे नंबर्स आए हैं पर पटाखा की कैटेगरी में नहीं है, उसमें एक्सिस किड्स आएगा जिसका सेल्स 20% ऊपर गया है, जिसका मार्जिन 17% वर्सेस 5% है। बट मैं एक चीज इसमें बोलना चाहूंगा कि मुझे इस कंपनी में कभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है लास्ट 2-3 साल में। अगर आप देखो तो इसका आरओसी सिर्फ 0.5% ही है। प्रमोटर्स ने 68% प्लेज किया हुआ है। मार्च 19 और मार्च 18 में इस कंपनी ने लॉस किया था। 2020 बहुत अच्छा गया इस कंपनी के लिए, बट आप थोड़ा सा समझ इस कंपनी में कि इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, बट इस क्वार्टर में अच्छा नंबर आया था। अवंती फीड्स इज अ गुड नंबर, क्लियरली प्रॉफिट 30% ऊपर था, सेल्स 20% ऊपर था, मार्जिन बढ़ रहे हैं इस कंपनी के, बहुत अच्छा कर रहा है। और एक छोटा कंपनी है सीईएससी वेंचर्स, जिसका एबिटा, कंसोलिडेटेड एबिटा 30% ऊपर आया था। इंटरेस्टिंग है सर कि इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 450 करोड़ है, सेल्स कंसोलिडेटेड लेवल पे 4,500 करोड़ है और एबिटा 475 करोड़ है, जिसका मतलब है जितना मार्केट कैप है उतना ही एबिटा है। और इसका करंट मार्केट प्राइस कुछ 170 है और बुक वैल्यू इसकी 850 रुपये है। सो इस कंपनी को थोड़ा सा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, या कोई भी इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकता है इस कंपनी को। और तो ये मैंने आपको पटाखा और अच्छा नंबर बता दिया। बिल्कुल। तो पटाखा रिजल्ट्स में वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्रा पेपर, ये दो तो चीजें थी। ये तीसरी कैटेगरी है ठीक ठाक से रिजल्ट वाले, न बहुत अच्छे न बहुत बढ़िया, उस कैटेगरी में किसको रखा है आपने? सर, तो उस कंपनी में हमने किसको डाला है ना कि जहां पे नंबर इतने बुरे नहीं आए बट वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है कुछ कंपनीज की। सो मैं हर चीज जो भी आपके चैनल पे बताऊंगा वो सिर्फ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है दिमाग में रखना। जैसे भारत रसायन हैज बीन डूइंग वेरी वेल, तो सेल्स और एबिटा फ्लैट था पर प्रॉफिट 23% ऊपर था, 19 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। दूसरा कंपनी है जिंदल सॉ, जहां पे मार्जिन 12% से 14% हुए हैं बट 10% आरओसी करता है और ढाई ओनली इट ट्रेड्स एट 2.5 टाइम्स अर्निंग्स मल्टीपल। पावर मैक है जिसका सेल्स और प्रॉफिट 10% नीचे था बट इसका 5 का प्राइस अर्निंग रेशियो है और 22% का आरओसी है। गोदावरी पावर 3 टाइम पे ट्रेड करता है, 21% आरओसी है और एबिटा 17% है। तो सबको पता है कि मार्च और जून खराब आएगा, बट ये कुछ कंपनीज है जो 20-20, 22% आरओसी पे काम कर रही हैं और 3-4 के मल्टीपल पे मिल रही हैं। वेदर दिस क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर इज द लोएस्ट, वो अपने को देखने को मिलेगा।
बट ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके बाइंग आएगा आएगा एक लेवल पे जाके, बिकॉज 2-3 टाइम पे मिल रही है, स्पेशली पावर कंपनीज, ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज आर डूइंग वेरी वेरी वेल। चौथा कैटेगरी सर परफेक्ट। जो हमने अच्छा, बनाया वो वैसे तो जी हाँ, वैसे तो लंबी लिस्ट होगी उन रिजल्ट्स की जो बड़े खराब से घटिया से हैं, जो पटाखा हैं लेकिन फुस हुए हुए हैं, तो यस सर। आज के लिए इसकी लिस्ट ज्यादा होगी आपके पास, राइट? सर ये बहुत बड़ी लिस्ट है, जो मैं आपको छोटा जल्दी जल्दी से वीक वाला बता देता हूँ। वीक में जो बीएमएल को करते रहते हैं कि हाँ भी कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाएगा, सर वो 64 टाइम्स पे ट्रेड करता है। पीएसयू कंपनी 64 टाइम्स पे ट्रेड करता है, बट मैंने कभी उसमें कंसिस्टेंसी नंबर्स में नहीं देखी है। अगर इस बार देखो तो उसका सेल्स 22% नीचे था, एबिटा 43% नीचे था। तो अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो नंबर मेरे हिसाब से वीक ही है। सीआरएम सिल्क अगेन 16% आरओसी 6 टाइम पे ट्रेड करता है, बट उसके नंबर अच्छे नहीं आए हैं। प्रॉफिट 50% नीचे था। पोकरनास 27% आरओसी 4 टाइम में ट्रेड करता है, एबिटा 45% नीचे था। उसी तरीके से फिनोलेक्स, शोभा और जय भारत मारुति, जिसको बहुत चढ़ा देते हैं, बट उसके नंबर्स भी ज्यादा अच्छे नहीं आए। मेरा फोकस रहेगा कुछ फुस नंबर्स पे, जैसे आपने बोला फुस नंबर्स पे जरूरी है, बिकॉज इन कंपनीज में कुछ लोग ज्यादा फंस जाते हैं, स्टोरीज बन जाती हैं। जैसे एक्सेल इंडस्ट्रीज है, एक्सेल इंडस्ट्रीज मैंने खुद ने एटलीस्ट 7-8 क्वार्टर से नंबर देखे नहीं है, बहुत लोगों के पास इसका माल है। एबिटा 60% नीचे था। ये कंपनी जो 30% मार्जिन करती थी, आज की डेट में 12% मार्जिन करने लगी है। सस्ता स्टॉक है बट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सोम डिस्टिलरीज बहुत होप थी, बहुत लोगों को, बहुत बड़े बड़े लोगों ने मान लिया था, बट इस बार एबिटा लॉस आया कंपनी का और ये कुछ कर ही नहीं रही है उस तरीके से जैसे सोचा था। फेडरल मोगुल 45 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर, 45 टाइम्स पे ट्रेड करता है, जहाँ पे प्रॉफिट 90% नीचे था। रूप एंड कंपनी एबिटा 90% नीचे था। ये सब फुस वाले नंबर्स हैं। रामाकृष्णा फॉर्जिंग अगेन 2-3 बड़े फंड मैनेजर्स ने लिया था, ये वैल्यूएशन वाइज 13 टाइम पे अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे एबिटा 60% नीचे था। जब हम पेपर की बात करते हैं सर, कुछ कुछ कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, जेके, वेस्ट कोस्ट या फिर आंध्रा, बट सब पेपर कंपनी को एक साथ नहीं मानना चाहिए। ओरिएंट पेपर इस बार एबिटा 99% नीचे था, 99% नीचे था। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कि किस तरीके से सब मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे या फिर आत्मनिर्भर भारत के नाम पे स्टॉक चलता रहता है, बट इस कंपनी ने कभी भी कोई नंबर नहीं दिया सर। एबिटा लॉस इस बार था। लास्ट एटलीस्ट 5 साल में 15-20% सेल्स नीचे जा रही है, तो कभी भी कुछ कंपनी कर नहीं रही है ये, एटलीस्ट नंबर वाइज। एरीज एग्रो एबिटा 84% डाउन था। ग्रीन प्लाई ने इस बार लॉस रिपोर्ट किया, एबिटा भी 40% नीचे था। आयनॉक्स विंड के तो क्या कहना, जहाँ पे वो 30 करोड़ का एबिटा लॉस करती थी, इस बार 200 करोड़ का एबिटा लॉस कर रही है। और इलेक्ट्रा, जहाँ पे सबको कॉन्सेप्ट स्टोरी की तरह बेचा गया था कि ये ईवी में बहुत बड़ा नाम कर देगा, बट अगेन इसमें नंबर कुछ आ नहीं रहे हैं, एबिटा लॉस किया हुआ है। यूकेन इंडिया जो 50 टाइम पे ट्रेड करता है सर, उसका एबिटा 85% डाउन था। अतुल ऑटो अगेन वन स्टॉक जहाँ पे लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन एबिटा 70% नीचे था और इसके सिर्फ मार्जिन 5% रह गए हैं 11% से। और ऑटो पंप्स 99% एबिटा डाउन। सो दीज आर फ्यू कंपनीज। मोहम्मदलाल इंडस्ट्रीज एबिटा लॉस आ रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए जब ये स्टॉक चलने लगते हैं। थोड़ा फाइनेंशियल भी देख लीजिए, बहुत बहुत जरूरी है। नॉट ओनली कि हाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, तो सबको एक समान मत मानिए। बिल्कुल। और मैं बताऊं आपको कि ये तो हमने कम से कम पूरे वीकेंड पे 5 बार लिस्ट कट शॉर्ट की, तब जाके ये रिजल्ट्स हैं। नहीं तो कम से कम 300 रिजल्ट्स होंगे जो वरिंदर ने तैयार किए हैं। रिजल्ट सीजन का आखिरी लेग चल रहा है, आजकल 2 दिन बहुत रिजल्ट्स रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब थोड़े रिजल्ट्स कम हो जाएंगे तो और आपको विस्तार से हम एक एक कंपनी के बारे में बता पाएंगे और कुछ और बढ़िया आपको डेटा एनालिसिस और बैलेंस शीट का नतीजों का विस्तार में एनालिसिस मिलेगा। आज आपको ये जो फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखा है वो इस वजह से कि इतने ज़्यादा रिजल्ट हैं कि सबको और ज़्यादातर को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन आगे से आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा डिटेल में रिजल्ट्स मिल पाएंगे। लेकिन ये जो 10 मिनट थे पिछले, ये वरिंदर के इतने सालों की जो मेहनत है उसका निचोड़ था, जो आपने मतलब 15-20 साल की जो मेहनत की हुई है बैलेंस शीट पर, कंपनियों के रिजल्ट्स पर, एक्सेल शीट पर, वो आपको जल्दी जल्दी में उन्होंने पूरा बताया था कि आपको एक व्यू मिल जाए कि किन कंपनियों पर आपको भरोसा करना है, किन कंपनियों पर नहीं करना है। जहाँ पर कह रहे हैं फुस है, बेकार है, उनसे तो दूर रहना ही है। जहाँ अच्छा है वहाँ पर थोड़ी और रिसर्च करके फिर आगे बढ़ना है। और आगे विस्तार से आपसे मिलेंगे। वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बेहतरीन शुरुआत करने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये रिसर्च बहुत काम आएगी। और न सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बल्कि काफ़ी जो समझदार लोग हैं, जो मार्केट को जानते समझते और जो वाकई में फंडामेंटल्स के बेसिस पर आगे बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये रिसर्च बड़ी गाइड का काम करिए। एक बात और बता दूं आपको, अगर आप मिस कर रहे हैं
तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरे उनके रिजल्ट का एनालिसिस, एक्सेल शीट हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिलेगी और वरिंदर के ट्विटर हैंडल पर जाकर भी आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं, मेरे हैंडल पर देख सकते हैं, हमारी साइट्स पर देख सकते हैं, ताकि जो कुछ भी रिजल्ट सारे यहाँ अगर इंक्लूड नहीं कर पाए वहाँ पर आपको पूरा का पूरा अपडेट मिलेगा, ताकि रिजल्ट्स पर आपके लिए कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। निष्पक्ष और एकदम अनबायस्ड और सटीक और सही एनालिसिस डेटा का आपको यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ डेटा की बात होगी जो आपको यहाँ मिल जाएगी। शुक्रिया वरिंदर एक बार फिर से आपका, और कल फिर से आपसे 8:30 बजे होगी मुलाकात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आइए अब हमारे मेहमानों को करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आपने तो बोला था कि नया पिक ऑफ द डे देना, बट नया पिक ऑफ द डे नहीं है। पिक ऑफ द डे वही है जो शुक्रवार को दिया था। टीसीएस को खरीदने की राय है। 2075 का स्टॉप लॉस है, 2155 पहला टारगेट है, 2190 दूसरा टारगेट है। और मेरी रिक्वेस्ट है अनिल जी व्यूअर्स के कि ऊपर में नहीं खरीदना है। अब इसको जो भी खरीदे 2100 के नीचे के लेवल है तभी एंट्री खरीदे। ऊपर में खरीद के अननेसेसरी खुद भी परेशान होते हैं, मुझे भी परेशान करते हैं, तो 2100 के नीचे खरीदने की राय है। ओके 2100 के ऊपर ना खरीदें, ये है राय बंसल जी। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी सबसे पहले तो आपको बधाई और वरिंदर बंसल जी को बधाई, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सेगमेंट प्रेजेंट किया। अनिल जी बहुत मजा आया, अभी मैं सुन रहा था, मुझे बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। और अनिल जी इतनी सारी कंपनियों के बारे में वो जो जानकारी रखते हैं, तो मैं हमेशा राकेश जी को कहता हूं कि वरिंदर बंसल जी जो हैं वो मार्केट के इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो जिस तरह उन्होंने जानकारी दी अनिल जी बहुत रोचक थी। एकदम बंसल सरनेम का ही मजा है। देखिए इधर हमारे राकेश बंसल जी टेक्निकल के एनसाइक्लोपीडिया है और वरिंदर बंसल जी हमारे पूरे फंडामेंटल के। तो हमारा सरनेम थोड़ा अलग रह गया, इसलिए हम थोड़े पीछे रह गए। क्यों कुणाल जी, सही है ना? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल वजह फरमाया। और अनिल जी देखिए राकेश जी ने अभी टीसीएस की बात की, तो पिक ऑफ द डे तो मेरा टीसीएस है। लेकिन अनिल जी इसके अलावा एक स्टॉक है जो कि आपको भी बहुत पसंद है। मुझे याद है कि इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आपको याद रहता था, और ये कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट, जिसमें कि लगातार हमने तेजी देखी है। और मुझे लगता है कि जो शुक्रवार को इसमें तेजी बनी है, आज भी इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। ये स्टॉक 60-62 रुपए के लेवल्स दिखाएगा। तो दिग्विजय सीमेंट में मेरी खरीदारी की राय है। 50 का स्टॉप लॉस रखें, गिरावट में बाइंग। ओके यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो मार्केट में देखें तो लॉन्ग शॉर्ट दोनों के ही आइडियाज हैं, तो आपकी इजाजत हो तो 2 कॉल है और दोनों एक लॉन्ग और एक शॉर्ट है। तो मैं क्विकली बता देता हूँ। एक इंडिगो पे एक शॉर्ट की राय है, और मुझे लगता है इंडिगो अपने जो रेजिस्टेंस से एक करेक्शन देख रहा है, तो मुझे लगता है ये करेक्शन और डीपन होता हुआ दिखेगा। तो 1000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन को खरीदें। 58 रुपए का क्लोजिंग प्राइस था, 75 का टारगेट होगा और 48 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो खरीदारी का कॉल है वो है रिलायंस, और रिलायंस में अगर हम देखें तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हो रहा है और डेरिवेटिव के डेटा काफ़ी स्ट्रांग है। तो वहाँ पे 1800 का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदे। वहाँ पे भी 58 के आसपास का क्लोज था, 48 का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट। तो भले लॉन्ग और शॉर्ट 2 आइडिया है, लेकिन लेवल्स दोनों के ही ऑप्शन के बिल्कुल सेम लेवल हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेम है। लेकिन फर्क इतना ही कि इंडिगो में जो खरीदना है वो 1000 का कॉल पुट ऑप्शन खरीदना है। 1000 का पुट ऑप्शन इंडिगो में 58 रुपए पे खरीदिए। 48 रुपए का, सॉरी पुट ऑप्शन है ना इंडिगो, हाँ पुट ऑप्शन 1000 रुपए वाला खरीदिए 58 रुपए में, 48 रुपए का स्टॉप लॉस, 75 का टारगेट। रिलायंस का 1800 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, सेम 58 रुपए में खरीदिए, 48 का स्टॉप लॉस और 75 के टारगेट। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। ओके वागले साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप।
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है और आईटी इंडेक्स जिस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। मेरा पिक रहेगा इन्फी पे। करंट लेवल से आपको बाय करने की सलाह है। 10 रुपए नीचे 730 के नजदीक का एक बाइंग रेंज रहेगा। 720 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 775 780 के टारगेट्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, तो ये है किरण जी की तरफ से राय, इनकी पिक ऑफ द डे। आइए जैन साहब को करते हैं कार्यक्रम में शामिल। जैन साहब, पिक्स या फिर थोड़ी सावधानी वाला माहौल है, बताएं सर आपके स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इनफैक्ट आई वाज रियली वेटिंग फॉर द शो। और बंसल जी का जो वरिंदर बंसल जी, मतलब बंसल जी लोग छाए हुए हैं, आपने सही कहा, हमारे जैन सरनेम में बहुत ज्यादा वो नहीं है। बट मैं ये कहूंगा कि पहले 2 बंसल्स ने हलचल मचाई थी, वो मतलब स्टार्टअप स्पेस में। अब हमारे यहाँ देखते हैं किस तरीके से ऑलरेडी चल ही रहा है, तो बहुत अच्छा था। और ये आप कह रहे थे ना कि अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए या सबके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ये हमारे जैसे एनालिस्ट के लिए भी जो फंडामेंटल्स ट्रैक करते हैं, उनके लिए भी ऐसे रिजल्ट्स की एनालिसिस बहुत जरूरी है। कि कई बार आपकी जो चीज है तो क्रॉस चेक हो जाती है, और जब ऐसे एक्सपर्ट की तरफ से ऐसे एक्सलाइज्ड फॉर्म में चीजें आती है तो आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। मैंने उनका जो एक्सेल जो उन्होंने ट्वीट किया था उसको मैंने सेव भी कर रखा कि मतलब देखते हैं हम भी हमारे इस तरीके से कुछ चीजें प्रोसेस डेवलप करें। इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई थिंक एवरीवन शुड रियली वॉच और बहुत सिस्टमैटिकली नोट करें। मैंने काफी चीजों को नोट किया है एंड आई विल सर्टेनली ट्रैक इट। थैंक यू अनिल जी फॉर द शो। एंड अब पिक्स की अगर मैं बात करूं तो अनिल जी ये है कि मैं काफी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक शुरू से रहा हूं 7500 के लेवल से, और यही है कि ब्रॉडर मार्केट्स तो देखिए रेंज बाउंड लगते हैं, कहीं ना कहीं कॉशियस रहना चाहिए। मैं आज आपका कमेंट्री भी सुन रहा था सुबह, तो सही है कि कॉशियसनेस के साथ काम करें। 10 500 600 का लेवल हो वो इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा, और नीचे 10,000 1,150 ये एक रेंज है जहां पे मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक सा सपोर्ट बनता है। बट लेट्स सी, बट स्टिल मुझे लगता है फाइजर, जो कि मैं काफी बार रेकमेंड किया हूं, काफी बार टारगेट भी अचीव हो गया, फिर से अच्छे लेवल पे है, तो फार्मा स्पेस में मुझे सेफ लगता है। ऑलमोस्ट अपने 200 डेमा के आसपास भी है, फंडामेंटल्स भी अच्छे ही हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वर्लपूल जो कि मैंने लास्ट वीक भी शायद इसको पिक के तौर पे भी रेकमेंड किया था, तो वर्लपूल पे ध्यान दें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीएसटी इंडस्ट्रीज पे काफी बात हो गई तो इसलिए मैं लिस्ट में डालूंगा नहीं। और आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है, क्योंकि जो एक्सचेंज स्पेस है एज सच बहुत अच्छा किया। लॉकडाउन का अगर टॉप बिजनेसेस में आते तो वो एक्सचेंज इकोसिस्टम बिजनेसेस थे, और आईएस मोनोपोलिस्टिक बिजनेस में है, और वहां पे नेचुरल गैस की भी लिस्टिंग हुई है। अभी आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा आत्मनिर्भर पिक भी था, और मुझे लगता है आईएक्स अभी भी काफी दमखम रखता है। 150 के लेवल्स पे रेकमेंड किया था और आज भी मुझे महंगा नहीं लगता। ओके, तो ये है आपके लिए राय। आईईएक्स, फाइजर, वर्लपूल, ये स्टॉक है जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ओके, आइए करते हैं शुरुआत अब हेडलाइंस के साथ फर्स्ट ट्रेड की, और उसके बाद हम वागले साहब से भी पिक लेंगे। वागले साहब से कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो वागले साहब से थोड़ी देर में कनेक्शन हो। उससे पहले एक काम और करना चाहता हूँ, आईटीसी, इस पर राय लेना चाहता हूँ शुभम आपसे, क्योंकि 10 रुपये का स्पेशल डिविडेंड आया है। तो पहले तो ये बताएं कि इस डिविडेंड की वजह से क्या स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह ऑप्शन में कोई एडजस्टमेंट होगा क्या? स्पेशल डिविडेंड है तो अनिल जी, वो डिपेंड करता है। हर बार डिविडेंड पे मोस्टली एडजस्टमेंट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अगर डिविडेंड एबनॉर्मल होता है 10% के बियॉन्ड, तब जनरली एडजस्टमेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ उस पर कि कोई स्ट्राइक प्राइस का एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो वैसा एक्सपेक्टेशन तो फिलहाल अभी ऑप्शन में नहीं है। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं। लेकिन आईटीसी नतीजों के बाद बंसल जी जल्दी से चार्ट्स देखकर बताइए 195 के लेवल पर क्या करना है। नतीजे वैसे मिले जुले हैं, सिगरेट कारोबार उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन डिविडेंड 10 रुपए का है। देखिए अनिल जी, 190 एक क्रूशियल लेवल है, तो जिनके पास है 190 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। 190 के नीचे जाएगा तब टेक्निकली खराब होगा। और अनिल जी, एज पर बेस्ट ऑफ माई स्टडी, ये डिविडेंड जो है स्ट्राइक प्राइसेस और फ्यूचर में एडजस्ट नहीं होगा, और इसका फ्यूचर वाले को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो गुरुवार को या शुक्रवार को मैंने बोला भी था अनिल जी चैनल पर कि जिनकी फ्यूचर में पोजीशन है उनको कैश में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड के चलते ये डिस्काउंट में आएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली अनिल जी फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही स्ट्राइक प्राइसेस एडजस्ट होंगी। 190 मेक और ब्रेक लेवल है, 190 के नीचे निकल के टिकता है तब मोमेंटम यहाँ पे खत्म होगा।
बिल्कुल आपने कहा था कि आप फ्यूचर्स में फ़ायदा नहीं होगा, कैश में फ़ायदा होगा, और वो आपकी कॉल एकदम सही थी, बिल्कुल सही। तो फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं होंगे। काफ़ी लोग वीकेंड पर ट्वीट पर करके पूछ भी रहे थे कि स्पेशल डिविडेंड है तो क्या स्ट्राइक प्राइसेस में कुछ एडजस्टमेंट हो गए। जी नहीं, ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आइए करते हैं शुरुआत आप फर्स्ट डेट की फिर से हेडलाइन से साथ।